हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों, मैं एस राठौर सर पुनः एसटी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, लगी जो आग थी, लगी जो आग थी, ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। दोस्तों, आपका टारगेट 20 अगस्त पीईटी का एग्ज़ाम है, उसको लेकर हम एक टेस्ट सीरीज लाए हैं जिसमें से आपको 70 से 80% क्वेश्चन वहां आपको मिलेंगे। चलिए, तो हम इसकी पीडीएफ वर्जन है जो आपका टेलीग्राम चैनल पे पहुंच गया है, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। और तत्पश्चात जो भी व्यक्ति यूट्यूब से लगाना चाहे तो यूट्यूब से मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसके बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा। आप जब तक अपने आप में एक इमेजिन करना कि मेरा ये क्वेश्चन देखना कितने करेक्ट हो रहे हैं और उसके कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजना, ठीक है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तत्पश्चात तुरंत मैं आंसर बताता चलूँगा, ठीक। चलिए, तो हमारा इसी पे आगे बढ़ते हैं, अपनी सीरीज़ को देखते। देखिए क्या है, ये हमारा यहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है, 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। तो चलिए हम पहले अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट्स करें कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो सबसे पहले आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जो आपको पता है, भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, है ना। तो इन लोगों के ये नारा है, तो यहाँ आंसर पहले का डी आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर की उपाधि औरंगजेब को मिलती है। किसको मिलती है? औरंगजेब को, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक क्या थे? सर्वाधिक हिंदू सरदार जो थे इसके यहाँ सेवा देते थे और सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल था। और औरंगजेब ही एक ऐसा मुगल बादशाह है जिसने अंग्रेजों से भी क्या, जजिया कर वसूला, ठीक है। जजिया कर आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक कर था, ठीक है। ये आपके गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था। नेक्स्ट आपका अगला है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आंसर करें। अलाई दरवाज़ा का, हाँ, तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाई थी और इल्तुतमिश ने, आपको पता है, रजिया के पिता थे, ठीक है। और इल्तुतमिश इसके बाद बलबन थे, बलबन ने यहाँ लोहे एवं रक्त की नीति लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक वंश रहा है जिसने, आपको पता है, महाराष्ट्र में भी इसकी राष्ट्रकूट की गुफाएं मिलती हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। किसने की थी? इसकी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था। कब किया था? 736 ईस्वी, ठीक है। 736 ईस्वी में इसने स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हर्षचरित नामक लेखक, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, हर्षचरित के लेखक हैं आपके बाणभट्ट जी। और बाणभट्ट ने क्या किया था? हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा था बाणभट्ट द्वारा, ठीक है। ये कैसा था? यह प्रबंधन वंश जो इतिहास में मिलते हैं, आपका है वर्धन वंश, है ना। तो बस ये वर्धन वंश के ही प्रमुख स्रोतों का वर्णन कराती है ये हर्षचरित, ठीक है। वहाँ वर्धन वंश का इसमें जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। देखिए, गुप्त काल में चलने वाली जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम था क्या? दीनार। और ये दीनार के बारे में फायान गुप्त काल में आता है, उनके यहाँ जो ग्रंथ लिखे फायान द्वारा, उसी में इसका बताया गया है। तो यहाँ आपका 6 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि आपके लाइट ऑफ स्तूप यानी कि एशिया के जो हैं द लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। एक आपके एडविन अर्नोल्ड जी ने एक पुस्तक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, तो किस पर लिखी थी? गौतम बुद्ध पर। तो इन्हीं को ही एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो आपको पता है शेर ए पंजाब लालवाल पाल में से ही थे, गरम दल के नेता थे। तो लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? शेर ए पंजाब। और इन्हीं पे लाठी बरसी हुई थी, तो उसके तत्पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है ना, इनको चोट ज़्यादा पहुंचती है। ठीक, तो यहाँ आपका 8 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? देखिए एक विदेशी पत्रकार थे अमेरिका के, और उनको ही गांधी जी ने अपने कहाँ पर? साबरमती आश्रम में रुकाया था। और वो पत्रिकाएं लिखते थे भारत के स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। और ये थे कहाँ से? तो यूएसए से थे, यूएसए से ये रखते हैं ताल्लुक, वेब मिलर ये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आपका 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों 1938 में कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। और 38 में हुआ कहाँ था सम्मेलन? तो हरिपुरा अधिवेशन बोलते हैं हम जिसको। 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। और आपको पता है 1939 में त्रिपुरी संकट हो जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जी लड़ते हैं। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन करते हैं। इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है, लेकिन गांधी जी इससे नाराज होने के कारण सुभाष चंद्र बोस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका 1938 वाले का हो गया 10वां क्वेश्चन का बी आंसर। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? सतपुंडा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपको पता है सतपुंडा पर्वतमाला और विंध्य पर्वतमाला जो आपका यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, इसके नीचे दक्षिण में जाएंगे, वहाँ से लेकर आपका यानी कि उस साइड का जो क्षेत्र है मध्य में, वही सतपुंडा और विंध्य क्षेत्र पड़ता है। इसके मध्य में बहने वाली नदी अगर देखा जाए तो कौन सी है? तो इसके बहने वाली नदी जो है नर्मदा नदी है। ठीक है, और आपको पता है नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो आपकी भारत में उल्टी दिशा में बहती हैं और जाकर के कहाँ? अरब सागर में अपनी पानी को गिराती हैं। और नर्मदा नदी में ही गहरी खाई में भी बहती हुई नजर आती है, नर्मदा घाटी बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा, इसका डी आंसर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी जल्दी देखो आंसर करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? दोस्तों आपको पता है ग्रहों की संख्या 8 है, जिनमें से क्रम पूछा गया है। तो आपको पता है सूर्य के जस्ट बगल में क्या है? बुध है। फिर बुध के बाद आपको पता है शुक्र है। फिर इसके बाद में पृथ्वी है ना, पृथ्वी है। फिर इसके बाद में कौन सा है? मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, है ना। तो इस अनुसार पहले ही मान लो इसको, क्योंकि सूर्य के जस्ट बगल में है आपका कौन? बुध ग्रह। ध्यान रखना, यहाँ सर्वाधिक तापमान भी देखने को मिलेगा, बगल में है इसलिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। ये आपको यूरोप में जो देश पड़ता है, यूरोप तथा एशिया दोनों में पड़ता है, रूस। ठीक है, तो रूस की वहीं पास में बहती हुई नजर आती है ये वोल्गा नदी। ठीक है, और आपको पता है वोल्गा के बाद में जो हमने बताया है कि इसमें लगभग इसकी लंबाई 3692 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, कितनी? 3692 किलोमीटर। ठीक है, 3692 किलोमीटर तक बहती हुई नज़र आती है। और आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो नील नदी है, जो आपकी कहाँ पर बह रही है? अफ्रीका में बहती। नील नदी मिस्र में है ना, तो आपकी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा होती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के बाद, फिर इसके बाद आपका है इस जो आपका चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके बाद में आपका क्या होगा? बांग्लादेश। सर्वाधिक किस किससे सीमा होती है? बांग्लादेश के साथ में। और इसी के साथ में हमारा 4B का विवाद था, जो 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से सुलझ गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो आपको पता है आर्द्र कहाँ है? तो आपको पता है मानसराम।
ठीक है, मानसराम जगह पड़ती है मेघालय में, यहाँ सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यहाँ आर्द्र सर्वाधिक स्थान माना गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि 16वां क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ये आपका क्या करता है, योजना जो नामक पत्रिका होती है इसको निकालता है। ठीक है, तो 16 का आपका आंसर हुआ डी। ठीक है, ये आपकी कैसी एक प्रकार की मासिक पत्रिका है, हर माह इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बैंकों का बैंक है। तो दोस्तों बैंकों का बैंक हम बोलते हैं आरबीआई को, किसको? आरबीआई को बोलते हैं, और इसको आरबीआई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें लिखा है रिजर्व बैंक, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों आपको पता है कि हरित क्रांति भारत में 1966-67 में लाई जाती। कब लाई जाती? 1966 और 67 में। ठीक है, 1966-67 में इसको लाया जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन इसके हेड रहते कमेटी के, और उन्हीं के नेतृत्व में। तो सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ा था अनाज पर, अर्थात गेहूं उत्पादन सर्वाधिक, फिर इसके बाद चावल पर पड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष भारत का जो चलता है आपको 1 अप्रैल से लेकर और कहाँ तक, 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है क्या, वित्तीय वर्ष भारत का। तो यहाँ प्रारंभ पूछ रहा है तो 1 अप्रैल आंसर लगाओगे, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? तो आपको पता है दोस्तों कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इस समय वर्तमान में पूछा जाए तो 164 मेंबर्स हैं, 164। और उसमें से आपने देखा जो लास्ट अगर पूछा जाए कि सबसे अंतिम कौन सा सदस्य है, तो अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान सबसे लास्ट इसका मेंबर बना हुआ है, जो 29 जुलाई 2016 में बना था इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, 20 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित? तो दोस्तों आपको पता है कि मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 हैं, जिनमें से आपके कुछ इसमें दिए गए हैं, जैसे कि संविधान में नागरिकता से। तो आपको पता है पहला जो आपका भाग है वो भारत एवं भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का बताते हैं वर्णन, सीमा बताते हैं। और इसके बाद दूसरा जो आपका है इसमें ही बताया गया नागरिकता का प्रावधान। आपको पता है नागरिकता का प्रावधान किसमें है? तो आपको अनुच्छेद जो 5 से 11 है, किसमें? आर्टिकल 5 to 11 जो आर्टिकल हैं उनमें आपका क्या है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। और इसके बाद में आपको पता है फिर इसमें क्या होगा, फंडामेंटल राइट हैं, इसमें आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं या मूल अधिकार। इसके बाद यहाँ आपके मौलिक कर्तव्यों का वर्णन 4.1 में है ना, तो वहाँ ध्यान रखना। यहाँ पर आपके फिर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और यहाँ आपके केंद्र एवं राज्य संबंध है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपको पता है, हमने बताए हैं कि इनकी संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 7 थी, लेकिन वर्तमान में संशोधन होकर इनकी संख्या मौलिक अधिकार 6 बचे हैं, अर्थात संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपको पता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है, उसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका क्या होगा, किसमें आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी के अंतर्गत इसमें आएगी। आंसर आपका बी होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, अर्थात कितने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों को, हाँ तो दोस्तों सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा लाया गया है। ठीक है, 2002 द्वारा लाया गया है, और इसमें ही क्या किया गया है, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई है। तो आंसर इसमें ए आएगा। नेक्स्ट है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो दोस्तों आपको पता है 3 आपातकाल हैं। कौन
3 आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नंबर 1 आपको पता है 352 आर्टिकल में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। फिर इसके बाद 356 दिया गया है जिसमें क्या है आपके राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन, ठीक है। और इसके बाद 360 जिसमें आपका वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 आपातकालों के बारे में बताया गया। 24 का सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारत में, हाँ मतलब यानी कि अदालतों का स्तर पूछा है। तो भारत में अदालतें आपको पता है एक जिला सत्र न्यायालय होता है, एक राज्य में हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो 3 स्तरीय है आपका, ध्यान रखना यहाँ पर भारत में 3 स्तरों में अदालतें होती हैं, ठीक है। तो आपका 25 का भी होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो आप सब लोगों ने पढ़ के आए हाई स्कूल तक, आपको मिलेंगे ये सारे मात्रक देखने को, वहाँ भी पढ़े होंगे, बाद में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपका क्या है ध्वनि की तीव्रता, जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है। ये सरल है क्वेश्चन, आप जल्दी से लगाइए, ठीक है। तो इसमें आपका ध्वनि वाले में आंसर आएगा ए डेसिबल। क्या है डेसिबल है। और आपको पता है न्यूटन जो होता है जो बल का मात्रक है, ठीक है। न्यूटन किसका है, बल का मात्रक है। और आपका हर्ट्ज जो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। और इसके बाद टेस्ला है जो आपकी ज्योति तीव्रता, ठीक है। इस अनुसार आप आराम से निकाल सकते हो। और आपका 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो आपको पता है गन मेटल जो बनाई जाती है वो किससे है। तो इसमें आपका परसेंटेज सर्वाधिक होता है लगभग, यानी कि 80% जो होता है 80% उसमें कॉपर होता है, ठीक है। 80% कॉपर होता है और लगभग आपका 12% टिन हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हो सकता है इसकी मात्रा बढ़ भी जाती है 12 से लेकर के, और यहाँ 18 तक दिखाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जिंक रहता है जो मात्र 2%, 2 से 4% जिंक का लगाया जाता है, ठीक है, Zn, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका ए आएगा, 27 का ए। नेक्स्ट है ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों अभी हाल ही में देखा गया है कि आपका ताजमहल में दाग भी पड़ रहे हैं और क्षरण भी हो रहा है उसकी चट्टानों का, ठीक है। तो ये किसके कारण, तो ये आपका पॉल्यूशन होता है, अम्ल वर्षा होती है उसके कारण। और अम्ल वर्षा में होता क्या है, तो अम्ल वर्षा में आपका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रिकेट्स देखिए बीमारी किससे होती है। तो रिकेट्स आपको पता है हड्डियों का रोग है जो बच्चों में होता है तो रुको जिससे कुपोषण टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। तो ये विटामिन आपकी कौन सी कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक बीमारी। जबकि वृद्धों में हड्डी संबंधित रोग पूछा जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो इस हिसाब से वहाँ आप देख सकते हो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी से आपको स्कर्वी होता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, तो इससे कई प्रकार की डिसीजें होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। भाई टीबी किससे होती है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है, तो आपकी ये होती है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होती है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस द्वारा टीबी होती है, ठीक है। ये बीमारी है कैसे, ये जीवाणु द्वारा होती है। किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा फैलाई जाती है। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु इसको फैलाता है। नेक्स्ट है आपका 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है, उनका योग इतना है। देखिए आप इसको आराम से निकाल सकते हो। क्या करना है, दोनों का गुणा कितना होना चाहिए, 36, अर्थात ए मल्टीप्लाई बाई आपको बी करना है, और उनका योग ए प्लस बी बराबर कितना होगा 13। तदनुसार उनको दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक दोनों को घटाना है, ए माइनस बी घटाना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसमें लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इनके लिए मैं जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे स्पेशल वीडियो बना के जो बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँगा उसके माध्यम से आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। अभी आप इनको लगाना, आंसर मैं बता रहा हूँ उससे मैच करना, ठीक है। तो इसमें से आप निकाल सकते हो, चाहे डायरेक्ट देखो डिजिट मान सकते हो। अब इमेजिन कर लो कि अगर एक संख्या हम 9 ले लें और दूसरी 4 ले लें, तो 9 को 36 गुणनफल 36 हो गया, और 9 4 13 योग हो गया इसका। तो अर्थात एक 4 संख्या आ रही, एक 9 आ रही। अब दोनों का अंतर पूछा है, तो 9 माइनस 4 आपको आंसर कितना आएगा, 5। आपका सी आंसर आएगा, ठीक है। 31 का सी हो गया। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। देखिए घटा देना, अंश में से अंश ए मानना, ए अपॉन बी भिन्न मान लेना, उसमें से 4 घटाना, इसके बाद बी में से 2 घटाना। इसके बाद आप क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आपका आएगा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3/7, ठीक है। ध्यान रखना है 3/7 डी आंसर, 32 का डी। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन।
देखिए 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतने की स्क्वायर में भाग दिया जा रहा है, ठीक है, रूट स्क्वायर में यहाँ पर भाग दे रहे हैं। तो आपको पता है जब यानी कि रूट 5 जो है और उसमें आप क्या करोगे, रूट 5 की हाथ 5 और यहाँ 7 है, भाग दोगे तो यहाँ से एक कुछ हासिलें क्या होंगी, घटेंगी, 2 बचा और 2 का रूट होगा 1, तो यहाँ पर एक आंसर आएगा, ठीक है। रूट जब निकालेंगे आप निकाल के देखना, नहीं तो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, एक परीक्षा में अनीता को इतने % अंक मिले और वह इतने अंकों से। देखिए भाई ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें आपका जो आंसर रहेगा कितना आएगा, 264 आएगा। ध्यान रखना, वहाँ पर क्वेश्चन बाद में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ए तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है। देखिए दोस्तों, तो इसमें आपका एवरेज वाला भी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका बड़े आसानी से आप लगा लेना, इसको नहीं आएगा तो मैं आगे बताऊंगा, उससे आप लगा लेना। इसका आंसर बताते हूँ, तो इसका आंसर आएगा 35, ठीक है, 35 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको पता है अशुद्ध, पुष्पांजलि ऐसे ही लिखा जाता है, ये तो सही है, भास्कर भी ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका निरापराध, निरापराध नहीं होता दोस्तों, यहाँ निरपराध होता है ना, निरपराध होता है। बी आपका ये वाला आपका क्या होगा, अशुद्ध शब्द होगा, इसलिए आंसर 36 का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, 36 का आंसर बी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द है। तो आपको पता है पैर से लेके मस्तिष्क तक क्या होता है, अपाद मस्तक, मतलब पैर से लेके मस्तिष्क तक एक शब्द देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा गया है पगड़ी रख और घी चख लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद, ठीक है। अर्थात आपका पगड़ी है सर में और मान सम्मान है, तभी आप घी चसने जैसा स्वाद महसूस करोगे, तो मान सम्मान से ही जीवन का आनंद मिलता है, ये आपका होगा, ठीक है। लोकोक्ति है, आराम से लगा लेना। नेक्स्ट है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको पता है शिवराज भूषण, इनके द्वारा भूषण लिखा गया है ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द रसायन, देवदत्त द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें लिखा उद्धव शतक, उद्धव शतक इनकी नहीं है, ये किनकी है, रत्नाकर जी की है। जगन्नाथ जो करके थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनकी पुस्तक है ये उद्धव शतक, ना कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, ठीक है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद। दोस्तों देखना, यहाँ पर सर्वोदय का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आपको सूर्योदय का पूछा गया है, तो सूर्योदय में क्या है, सूर्य धन उदय आएगा, ठीक है। तो सूर्य धन उदय यहाँ इसका विच्छेद होगा, ठीक है, संधि का विच्छेद होगा, सूर्य धन उदय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए यहाँ से एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, उस पैराग्राफ से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इंग्लिश का पैराग्राफ है, आप पढ़ सकते हो, पैसेज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये आपका पैसेज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पैसेज। यहाँ से ए नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब नॉलेज कैसे आता है, अच्छा बोलने और लिखने से आता है। इसी अनुसार आप पूरा पढ़ते जाइए, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, मैंने इसको पढ़ लिया है, ठीक है, आप भी पढ़ लीजिए और इसके बाद इसके आंसर दीजिए और कमेंट्स में इसके कमेंट्स भी लिखना कितने सही आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ का है 41वां कि वाई शुड बी लर्न ग्रामर, मतलब ग्रामर कैसे होती है। तो आपको अभी हाल हमने बताया है, क्या कहा है, ए आपका है टू इक्वल गुड्स स्पीकिंग एंड राइटिंग, आपका क्या है, राइटिंग स्किल क्या होता है, बोलने और लिखने से आपको क्या आता है, अच्छा से आपको लर्न या ग्रामर आती है, ठीक है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, 41 का डी। नेक्स्ट आपका है, इसी में से मिलेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग वर्ड इट टेक टू गेन मास्टरी ओवर ग्रामर, मतलब यानी कितने दिन में आप ग्रामर सीख सकते हो। तो उसी पैराग्राफ में लिखा है 1 ईयर, ध्यान रखना, उसको पढ़ना, उसमें लिखा है 1 ईयर में आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका, देखिए ये आपका क्या आ गया है कि जो करेक्ट इनकरेक्ट जो है स्पेलिंग वो पूछा गया है कि कौन सी स्पेलिंग आपका इनमें से करेक्ट है, ठीक है, ये पूछा गया है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखना है, इसका आंसर आपका रहेगा, देखो एन्यूरिज्म, इसका मतलब होता है, इसमें देखो ये तो मिस्टेक है आपका, इसमें क्या मिस्टेक है, देखो इसमें आपका मिस्टेक ये है
के जो एनोरिज्म है, हाँ ये तो सही है ना, ई लगा है, ठीक है, ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अगर देखो यहाँ पर एनोनीमस लिखा है, तो यहाँ पर एनोनीमस में डबल एन ना होकर के एक एन होती है, ठीक है। और यहाँ पर डिसिपेट में, तो डिसिपेट में देखा जाए तो यहाँ DISS होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कैरकेस में क्या होता है, देखो यहाँ भी आपकी मिस्टेक है, इसमें आपकी मिस्टेक क्या रही है कि जो आपका करकेस शब्द है इसमें क्या है कि इसका मतलब होता है शव या लाश, तो लाश है, इसमें डबल एस आता है लास्ट में, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, आंसर आपका ये सही है इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44, इसमें है ए स्नैक इन द ग्रास। देखिए देखो उसी बारे में पूछा गया, आप कह सकते हो आस्तीन का सांप होना, ठीक है। तो इससे कहावत कहाँ सिद्ध होती है, तो इसका आंसर ये होगा ए सीक्रेट एनेमी, ठीक है, ए सीक्रेट एनेमी जो होती है इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आपको देखिए क्या कहा है, देखो एक्टिव पैसिव आया है। एक्टिव पैसिव को आप आराम से बना सकते हो, आपको पता होता है कि एक्टिव पैसिव जब बनाते हो तो उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है इसमें लगा रहता है, लेकिन आपको सब्जेक्ट इसके बाद करना क्या है, एक्टिव जब पैसिव में बदलोगे सब्जेक्ट फिर बाज हैं, बाज या वेयर लगाया होता है, फिर आपकी वर्ड की जो आपकी वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ING लगाना है, इसके बाद अदर चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो इसी अनुसार आप बनाओगे तो इसमें क्या होता है, इसमें बनेगा द पुलिस बाज अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, पुलिस वाला, तो ये आपका आंसर सी होगा 45 का। नेक्स्ट है 46, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन में इसमें अरेंजमेंट करना है किस अनुसार कि किस अनुसार कौन से शब्द आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान देना है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जी होगी, पहला नंबर दोगे सब्जी को, इसके बाद फिर क्या उसको काटोगे तो इसको दूसरा नंबर दोगे 6 वाले को, फिर काटने के बाद जब उसको पकाओगे या तैयार करोगे तो इसको 3 दे दोगे, ठीक है। इसके बाद में फिर आप क्या करोगे, पैक करना, उस सब्जी को जब पैक करोगे, ठीक है, तो इसको आप 4 नंबर दे सकते हो, 3 को पैक करने के बाद फिर क्या करोगे, स्टोर करना, आप उसको रख सकते हो हैं, या पैक करके कहीं भेजना है तो वहाँ के लिए रख दोगे, तो इसको आपको 5 नंबर इसको देना है, ठीक है। और छठा नंबर लास्ट में क्या है, परोसना, जब आप ले जाकर उसको परोसोगे तो ये आपका आंसर इसमें सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, इसमें ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। देखो ऐसे बनाना है, तो इसमें क्या करोगे, इसका सीरीज निकालना है, तो आर इसमें लिखा है ए बी का क्या है, पिता है, ठीक है। तो इस अनुसार आपको निकालोगे कैसे, तो आर है, ऐसा लिखा आर है जो आपका, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है, अर्थात आर पिता है किसका, एस का पिता है, ध्यान रखना एस का पिता है, और मल्टीप्लाई का मतलब ए बी का भाई है, तो अर्थात एस भाई है किसका, टी का, तो यहाँ प्लस लगा दो एस के लिए, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपका माइनस टी, आप अभी पता नहीं माइनस से प्लस है, टी को छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो कि एस आपका क्या है, भाई है। नेक्स्ट आपका है माइनस का अर्थ क्या होता है, ए बी की बहन है, अर्थात टी बहन है किसकी, बी की, ठीक है। तो टी के लाना माइनस कर दो, अब बी बचा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि भाग का मतलब क्या होता है, ए बी की बेटी है। देखो जो आपकी बेटी है अर्थात क्या है, बेटी, यहाँ शब्द वी है, बी नहीं है, सॉरी बी है, ये आपकी बेटी होगी किसकी, यू की, तो बेटी है तो ये भी बहन हो गई, लेडीज हो गई। अब इनका संबंध पूछा, एस का यू से क्या संबंध है, अर्थात एस यू का क्या होगा, जब ये आपके बहन भाई हैं तो ये इसकी क्या है, अर्थात ये तो पिता था, ये माता हो गई, इसका क्या हो गया, ये सन हो गया, अर्थात बेटा आंसर होगा ए वाला, 47 का ए आंसर। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को कौन सा सप्ताह, देखो 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों सप्ताह का दिन निकालना है आपको, इसमें डिजिट है, आपको पता आज तारीख कितनी है, उस तारीख में अगस्त माह चल रहा है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ना ही ईयर में, सिर्फ आपको जो भी आपकी तारीख चल रही उसको 15 अगस्त में से घटा देना भी, और इसमें से क्या आपका आंसर निकल आएगा इसका, और जो आपका घटाओगे जो संख्या बचेगी उसको आज के दिन में आप ऐड कर दोगे, ठीक है। मतलब जैसे घटाया आपने आज की तारीख मानो तो आज आपका तारीख है 4 है ना, और 15 अगस्त में से आप घटा दोगे तो बचेगा कितना आपका, ये बचेगा 11 में 7 का भाग दोगे तब आपका ये बचेगा कितना 4, और 4 ऐड कर दोगे, अर्थात आज का दिन कौन सा है, आज का दिन है यदि आपका बुधवार, तो बुधवार में 4 दिन याद करोगे, बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो आंसर निकलेगा रविवार, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका 49 क्वेश्चन में क्या कहता है, 49 में देखिए ये आपका एक कूट भाषा में यदि, देखो इसको आप आराम से बना सकते हो, डायरेक्ट
सीरीज सीधा कोडिंग की गई है। तो s बराबर देखना है आपको, s बराबर 4 होता है, ठीक है। और u बराबर क्या होता है, तो u बराबर 3 है, ठीक। इसके बाद 4 3 u बराबर यहाँ देखो यहाँ 5 है, ठीक है, सॉरी, u बराबर 5 हो गया। तो 4 5, इसके बाद में ध्यान देना है r बराबर आपका क्या है, चौथे नंबर पे है तो 1 है। और इसके बाद r के बाद में फिर i है, तो i बराबर आपका 8 है। तो देखो इतना ही मैच कर लो, अगर मिल रहा है कहीं, देखो पहले तो ये कट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब आपका ये भी नहीं होगा, ये और ये बचे, तो यहाँ देखिए आप 45 19 आ रहा, 45 18, ये आंसर होगा। पूरे चक्कर में ना पड़ो, जल्दी से करना है, टाइम भी देखना पड़ता है हमें दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट ये दो कथन निष्कर्ष हैं, इसमें बड़े आसानी से लगा सकते हो। उसमें क्या है, कुछ जानवर हाथी हैं, ठीक है। जो आपके जानवर हैं वो क्या हैं, कुछ तो हाथी हैं, ठीक है। तो कुछ हाथी हैं, टच कर रहे हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कुछ हाथी बाघ हैं, कुछ हाथी क्या हैं, बाघ हैं। अब कह रहा है कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर बाघ हैं, पता नहीं, अभी तो टच कर नहीं रहा है, कोई भी बाघ जानवर नहीं है, ये भी कह रहा है, तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो आपको या तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो आइदर और में आंसर आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं इसका आंसर कौन सा आएगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करेंगे, या तो होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। डी आंसर होगा आपका 50 का, ठीक है दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आते हैं हम अपने 51 पर। मई 2021 में अंटार्कटिका के रोन्ने आइस शेल्फ के, हाँ देखिए आपका करंट का क्वेश्चन है, शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से विश्व के सबसे बड़े हिमखंड मतलब आइसबर्ग में से एक टूट कर गिरा एक पिंड, उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया। देखिए तो अभी आपकी मई की न्यूज़ है, उसमें वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया था A76, ठीक है, A76 इसको नाम दिया था, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, इसमें है जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 किस अधिनियम, हाँ देखिए एक आपका पोत संबंधित अधिनियम आया था, आपको पता है वो अधिनियम आता है, और उसके माध्यम से किसको रिप्लेस किया गया है, ये पूछा गया है दोस्तों कि उसके माध्यम से किसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो इसके माध्यम से 1917 आपका अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को इसको हटाया गया, ठीक है, ध्यान रखना जून में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। इसने सिफारिश की है कि इसको खतरे की सूची में अर्थात रेड वहाँ में जोड़ दिए लिस्ट में। तो ये किसको जोड़ा गया है, अर्थात ग्रेट बैरियर रीफ को। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है विश्व की सबसे बड़ा मोगाल जो आपके मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा बनाई गई रीफ होती है, जिसको वो ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व की बैरियर रीफ सबसे बड़ी। जबकि भारत के जो आपको पता है कि लक्षद्वीप वगैरह हैं, जो भी क्या है इन्हीं मूंगा चट्टानों से बने हैं, ये एक प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, अप्रैल 2021 में आपका है अडानी पोर्टल एंड स्पेस इकोनॉमिक्स जोन, ठीक है, एफसेज ने किस पोर्ट बंदरगाह में विश्व समुद्र होल्डिंग की 25% हिस्सेदारी, देखो भाई किसने खरीदी, तो आपको पता है अडानी पोर्टल एंड स्पेस इकोनॉमिक्स जोन ने, ठीक है। अब कौन सा कहाँ पर खरीदी, तो ध्यान रखना यहाँ पर कृष्णापट्टनम पोर्ट को खरीदा है, ध्यान रखना कहाँ पर है, कृष्णापट्टनम पोर्ट, ठीक है, ये आपकी इसी पे हिस्सेदारी खरीदी है कृष्णापट्टनम पोर्ट पर, ठीक है। इसका अधिग्रहण किया है और 25%, ठीक, तो इसके बाद 25% शेयर्स रह गया है, बाकी 25% इसने शेयर कर लिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55, मार्च 2021 में संपन्न यूनेस्को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल खिताब, देखिए पुरुष एकल इंग्लैंड ओपन किसने जीता था, तो आपको पता है कि पुरुष ओपन जो जीता था आपका वो किसने जीता है, तो पुरुष वर्ग में जीता था मलेशिया के थे लीजी, क्या थे, ली जिया थे मलेशिया के। इन्होंने क्या किया था, पुरुष वर्ग में ये जीता था, ठीक है। और किनको हराया था, तो डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन को हराया था इनने, ठीक है, तो ये इनने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में उखनागिन खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, तो आपको पता है ये एक बार नहीं दोबारा चुने गए, और ये कहाँ के थे, अभी हाल ही में है, तो इनका पूरा नाम है उखनागिन खुरेलसुख मंगोलाई, ठीक है, तो ये मंगोलिया के हैं, अर्थात ये बी इसका आंसर होगा, बी यही चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस
आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो दोस्तों आपको पता है ये आपकी जारी हुई रिपोर्ट, इसमें पहले स्थान पर आपका आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड जो आपका है पहले स्थान पर आता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, अगर पूछा जाए कि दूसरे स्थान पर इस सूची में किसका नाम रखा गया है, ठीक है, तो आइसलैंड के बाद दूसरे स्थान पर इसमें न्यूजीलैंड आता है, इसको दूसरी रैंकिंग मिली है। ठीक है, न्यूजीलैंड को दूसरी मिली है और तीसरी रैंकिंग डेनमार्क को मिली है, चौथी मिली है पुर्तगाल को। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर इतने सारे आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है। देखो एफडीआई भारत में 2020-21 में सर्वाधिक आया, अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एफडीआई का मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। ठीक है, इस बार का जो निवेश है भारत में आया है, कितना आया है, इसके आंकड़े पूछ लिए गए हैं। तो इस बार आया है आपका 81.72 बिलियन डॉलर ये आया। और सर्वाधिक एफडीआई भारत में या सर्वाधिक जो व्यापार में से प्रॉफिट जो हुई है कहाँ से मिलती है, तो सर्वाधिक प्रॉफिट आपको यूएसए से मिली इस बार, और आपने सबसे कम कहाँ पर, सबसे ज़्यादा आपने आयात कहाँ से किया, तो वो चीन से किया, और आपने निर्यात कहाँ किया, तो आपने यूएसए में किया। ठीक है, ध्यान रखना, भारत सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पाद जो बनते हैं उनको निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 26 जनवरी 2021 के मध्य 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए ये कहा है, इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या था, इसकी थीम पूछ ली गई है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की। ठीक है, तो इसकी थीम इस बार की क्या थी, यही पूछा गया है। ठीक, तो इसकी आपकी थीम थी कि जो युवा होते हैं, युवाओं से संबंधित थी इसकी थीम कि युवा उत्साह एवं मतलब युवा उत्साह नए भारत का। जो युवा उत्साह है वो नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का, ये आंसर होगा आपका फर्स्ट का ए। ठीक है, तो ये आपका हुआ है फर्स्ट का ए। आपके 12 से 16 जनवरी तक चले थे और ये 24वें नंबर के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60वां, वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। देखिए ये आपका बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आपका बुकर पुरस्कार 2020 का जो है किसे मिला है, तो ये आपको पता है कि ये मिला है आपका डगलग स्टुअर्ट, है ना, डगलग स्टुअर्ट हैं, ये आपके स्कॉटलैंड से हैं, और इन्हीं को ये आपका क्या दिया गया है, इस बार 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। आपका आंसर डी, 60 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। देखो ये आपका त्यौहार एक हिसाब से, और ये त्यौहार है और इसका मीन्स पूछा गया है कि जो इसका मीन्स है वो किससे संबंधित है, कि जो निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स का अर्थ है लाई हबोरा। ठीक है, लाई हबोरा है, इसका आंसर डी होगा। और ये कहाँ का एक प्रकार का त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर, मणिपुर में, ये आपका भारत के राज्य मणिपुर है उसमें आपका क्या है, इसको मनाया जाता है, इसको बोलते हैं लाई हबोरा, और इसका अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मणिपुर आंसर। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक, आपको पता है सब लोग जानते हैं, युवराज सिंह ने लिखी है इसको, क्रिकेट प्रेमी तो सभी जानते ही होंगे, है ना, ये तो सबसे पहले कमेंट्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 63, इसमें भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, आपको पता है कि आपका हरियाणा में पड़ता है, और कहाँ पर, तो करनाल में पड़ता है डेयरी रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये आपका हरियाणा करनाल। नेक्स्ट है आपका प्रथम भारत रत्न मिला था, तो दोस्तों 1954 में प्रथम भारत रत्न दिए गए थे, जिनमें कौन कौन शामिल था, उसमें आपके 3 लोगों को एक साथ में दिया गया था 1954 में। नंबर 1 थे आपके सी राजा गोपालाचारी, और इसके बाद सीवी रमन थे, और राधा कृष्णन जी थे। तो इसमें से सीवी रमन आपका मैच कर रहा है, आंसर डी सही है। ठीक है, 64 का डी हुआ। नेक्स्ट है 65, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सब लोग जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर करते रहिए। ठीक है, और अपने आप में अपना नॉलेज चेक करिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो आपको पता है कौन सा नहीं करता, ये ध्यान दिया करो, कुछ लोग यहाँ से गलती कर देते, साझा करता है कहो देख लो, तो नहीं शब्द को पढ़ते समय पहले ही कर लो उसको हाईलाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो त्रिपुरा है ये तो तीनों ओर से घिरा भी है, किससे, यहीं पश्चिम बंगाल से। ठीक है, और जो इसके बाद में आपका असम से भी सीमा लगती है, इसके बाद मेघालय
और आपका इससे भी सीमा लगती है, बस ये मणिपुर आंसर आएगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। किसमें? मणिपुर के साथ ये सीमा नहीं करता मणिपुर, बल्कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? देखिए तबल चोंगली और आपका बिहू ये लोक नृत्य हैं असम के। ठीक है, असम के ये आपके तबल चोंगली और बिहू वहाँ के लोक नृत्य है, तो ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी, देखियो 15 अगस्त 1947 में जो सीमा बनी थी उसका नाम पूछा है, सब लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका, इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ध्यान रखना रेड क्लिफ। ठीक, इसको बाद नेक्स्ट है किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 403 है। ठीक है, विधानसभा पूछी है, जबकि विधान परिषद की सीटें 100 है। ठीक है, और लोकसभा की आपको पता है 80 है और राज्यसभा की 31 हैं। तो ये आपको इतने आंकड़े यूपी के याद करने हैं। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग आपको पता है ये कहाँ के थे, अर्थात हरित क्रांति ने विश्व स्तर में लाए, यूएसए के थे। ठीक है, यूएसए के थे आपके नॉर्मन बोरलॉग। जबकि भारत में कौन थे? तो भारत के एमएस स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक। देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। जीवन में बहुत अंधकार हैं और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है ना। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश, मतलब इस हिसाब से पैराग्राफ है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लो आप लोग हैं, और पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? अंधकार अर्थात इसको जब पढ़ोगे आप तो इसमें से निकल के आएगा जो अंधकार शब्द है ये किस ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा अंधकार शब्द अपराधों की ओर क्या कर रहा है? अपराधों की ओर, अर्थात आंसर इसका सी आएगा। ठीक है, अपराधों की ओर इंगित। तो 71 का सी हो गया। नेक्स्ट आपका 72 है लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो ठीक है, तो लेखक ने अंधकार को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा पाप है। मान लो कोई आप पर ज़बरदस्ती कुछ लागू कर रहा है और आप उसे स्वीकार कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखना अंधकार को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा पाप है। डी आंसर आपका 72 का डी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 73 जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता है ना, तो क्या है? नहीं उठाता तब क्या होगा? जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता तो इससे दूसरे के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल सही है, इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। आंसर इसका ए सही है, क्योंकि आप एक बार आवाज़ नहीं उठाओगे, किसी ने आपको तनक टॉर्चर किया, अगर आपने कुछ नहीं कहा तो अगली बार आपको करेगा या किसी और को करेगा, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके आंसर देते रहिए। तो अब 73 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। इसमें कहा है अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? देखो अंधकार जो रोक रहा है वो किस ओर संकेत कर रहा है? तो ये संकेत करता है समाज में अन्याय शोषण और बुराइयां नहीं हैं, इसकी ओर संकेत करता है। क्या कर रहा है? यह मानना है कि समाज में अन्याय शोषण और बुराइयां नहीं हैं, इसलिए तो ये अंधकार का निषेध कर रहे हैं वैसे तो उसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है अंधकार और प्रकाश की व्याख्या करना। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है अंधकार और प्रकाश की क्या करना? व्याख्या करना। ठीक, 75 में आपका है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। मेन मकसद यही है कि आपको प्रेरित करना कि जो अन्याय और बुराइयां हैं उसको आप लोग दूर रहें और उसको दूर रखें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन एक फिर से देखो पैराग्राफ दिया है, हिंदी में 2 पैराग्राफ आना है और मैंने अपने यहाँ आपको पता ही है कि इसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है। आप लोग आसानी से जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो आसानी से इसकी प्रैक्टिस के तहत आप आंसर कर सकते हो। इसको भी पढ़ के आप आंसर करोगे। लेखक के अनुसार हम किनके प्रति अन्याय करते हैं? लेखक किसके प्रति अन्याय बता रहा है इस पैराग्राफ में है, तो इसमें कहा गया हम निहित कंजूसी के कारण उनके प्रति अन्याय करते हैं जो निम्न वर्ग के हैं, है ना। तो निम्न वर्ग वालों के लिए है, तो आंसर बी आएगा। ठीक है, आंसर बी आएगा यहाँ पर 76 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 लेखक के अनुसार हम किन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं? तो आपको पता है निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर हम करते इकट्ठा और पूरा खा जाते हैं, यही काम है आजकल। ठीक है, नेक्स्ट है लेकिन उनके हिस्से में शब्द
ही आते हैं। अब देखो शब्द जो आया है वाक्य में रेखांकित शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करता है, तो ये संकेत क्या करता है, अर्थात संकेत करता है कभी ना पूरे होने वाले वादों की तरफ संकेत कर रहा है, कभी ना पूरे होने वाले वादों की तरफ संकेत करता है, ये इसमें लेखक ने बताया है। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर हमने किसे नीचा रख छोड़ा है, किसको हमने नीचे छोड़ दिया है या रखा है, तो ये आपको सब लोग जानते हैं कि जो पिछड़े हुए होते हैं निम्न वर्ग के लोग, उनको नीचे छोड़ दिया, तो निम्न वर्ग आपका आंसर वी है। ठीक है, 79 का वी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, मतलब गद्यांश के अनुसार क्या कहा जा सकता है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्गभेद की खाई को बढ़ाता है ना। तो ये आपका क्या है, वर्ग जो आपकी खाई को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है, आपका बी आंसर होगा यहाँ पर 80 का। दोस्तों हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम भी देखना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग सोचोगे कि सर इतना बड़ा वीडियो कैसे देखें, तो धीरे धीरे आप मैच कर लेना, बाकी सरल क्वेश्चन है। अब देखिए मैथ का आया है, ये अभी आपके 20 नंबर से मैथ और रीजनिंग के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिनको हम बार डायग्राम, चार्ट डायग्राम और आपके डाटा इंटरप्रिटेशन ये सब बोलते हैं हम। ठीक है, तो इस अनुसार आप निकाल सकते हो। इसमें से देखिए इसको पढ़ लेना, इसके बाद ये इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है D3 तथा D8 में खड़ी कारों की संख्या का अंतर। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। D3 क्या है, D3 है आपका कितना है, ये आपका 281 है ना, और जो आपका D10 है, D10 कितना है, तो ध्यान रखना D10 है 356। अब इनको आप माइनस कर दो, जो निकलेगा आपका वो आंसर हो जाएगा, है ना। जो सॉरी यहाँ D8 में से पूछा गया था, तो D8 के आप आंकड़े देख सकते हैं कि D8 में कितने हैं आंकड़े, 322। 322 में से आप घटा देना कितना, D3 है, तो D3 का आंकड़े हैं 281। जब आप घटा दोगे, ठीक है, तो इसका आंसर जो निकलेगा कितना निकलेगा, इसका घटाने के बाद आंसर निकलेगा 41। ठीक है, तो 41 आप आंसर दे देना। ठीक है, बाकी हम बोर्ड पे आपको बताएंगे सारे न्यूमेरिकल जो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पार्किंग क्षेत्र में सभी 10 दिनों में खड़ी कारों की कुल संख्या कितनी है, तो आप यहाँ भी आप कर लेना, आराम से निकल आएगा कितनी कारें होंगी। तो ये कारों की संख्या 30-62 होगी, आपका सी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा D10 में खड़ी कारों की संख्या D1 में खड़ी कारों की संख्या से कितने प्रतिशत है, आराम से निकाल सकते हो। D1 को पहले लिख के बटे में इसको करके मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, दोनों को आप जैसे ही घटाओगे ना, यानी कि 356 उसका है और माइनस 242 वो है, अपॉन में 242 रखना, मल्टीप्लाई 100 करोगे, आंसर आपको निकल आएगा कितना आएगा, आपका 47.11%। ये आपका डी वाला आंसर आएगा। ठीक है, आपका 83 का डी। 84 में क्या है, 84 में अनुपात पूछा है, इसको आसानी से लगा लेना, इसका आएगा 1531 अनुपात 408, 1531 अनुपात 408, बी आंसर आएगा। ठीक है, 84 का वी आएगा। 85 में सभी 10 दिनों में खड़ी कारों की कुल संख्या D9 दिन में खड़ी कारों की संख्या से कितनी प्रतिशत है, तो इसको आराम से लगाना। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा आपका 884.97। ध्यान रखना 884 आ जाए, दशमलव तक काटते मत रहना क्योंकि और कोई ऐसी डिजिट नहीं है ना, तो मैंने इसी अनुसार आपको लगाना। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है कि देखिए यहाँ से एक डाटा फिर से दिया गया है, 3 साल का इसमें रेशियो है और इस 3 साल के रेशियो के बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कि जो आपका है 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात, देखो अनुपात है, तो यहाँ पर भी आप लगाना इसको, निजी क्वेश्चन रहेगा तो इसका अनुपात पूछा जाएगा, तो इसका अनुपात का आंसर क्या रहेगा, इसका 1 आएगा। दोनों का देखना वहाँ रख के, दोनों का अनुपात 1 ही आएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें भी C2 की वर्ष 2012 की 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितनी ज़्यादा है, तो ये आपकी ज़्यादा पूछी गई, उनमें से घटा करके जो ज़्यादा रहेगी उसको परसेंटेज में बना देना, बस आंसर निकल आएगा। ठीक है, आंसर इसका निकलेगा कितना, 17.30, तो 3 या 17.3 लिख सकते हैं। ठीक है, डी हो गया 87 का डी। नेक्स्ट है आपका तो 17 ही निकला करे तभी कर लिया करो, कुछ एक्टिव भी रहना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं किया करो, बस मैच कर जाए आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 88 में क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि आपका 2012 से 13 के दौरान किन दो कंपनियों ने वृद्धि की, देख लेना उसमें से वृद्धि किस किसने की। डायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट देख सकते हो वृद्धि किसने किसने की है, तो इसका आपको है C3 और C4 ने ही वृद्धि की है, तो आंसर सी आएगा। नेक्स्ट आपका है 89 में ये पूछा गया 2013 में चारों कंपनियों को औसत बिक्री, तो आपको 2013 की चारों को जोड़ करके उसमें 4 का भाग दे देना, आपका एवरेज निकल आएगा। और एवरेज निकलेगा कितना, आपको 116 कितना निकलेगा, 25 निकलेगा, ये आपका आंसर आएगा। 116 ही आ जाएगा, तो ही आप लगा देने का दिक्कत। नेक्स्ट है वर्ष 2014 में कंपनी C3 C4 की बिक्री तथा वर्ष 2013 में जीतने की बिक्री का अनुपात पूछना है, दोनों को ऐड करके इसका रेशियो निकाल लेना है। रेशियो जो आपका आएगा वो आएगा 49:45, ठीक है, तो 49:45 आएगा। इसके बाद देखो ये नेक्स्ट फिर से यही दिया गया है, देखो इस अनुसार 5 नंबर का फिर से ये रहेगा, इसको भी पढ़ना है। आधारित संरचना है, परिवहन है, विज्ञापन, इन सब पर ये टोटल इनका करोगे 100 होगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, तुम यहाँ 100 होगा, परसेंटेज में खर्च कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन बनेगा, यदि ऋणों का ब्याज की रकम इतने करोड़ है, ठीक है, इतने करोड़ है, तो जेटा इंटरप्रिटेशन में सर्विसेज में विज्ञापन करो और संशोधन एवं विकास पर खर्च, देखिए क्या करना है, आपको करना है इतने में से जो इसका दिया गया है इसका रख के अपॉन बराबर इतना इतना करके आंसर निकलेगा। और जो आपका 91 का आंसर रहेगा वो कितना आएगा, आपका 44.2 करोड़, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर 91 का, ठीक है। तो इस अनुसार आप लगा लो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जेटा इंटरेक्शन, ये देखो इसी अनुसार है, इसमें अनुपात पूछा गया है, तो इसका जो अनुपात का आएगा 13:11, आपका डी आंसर आएगा 92 का, ठीक है, 92 के डी आएगा। नेक्स्ट आपका 93वां क्वेश्चन है, और 93वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि जेटा इंटरेक्शन में इस विज्ञापन पर इतने करोड़ है तो परिवहन और आंकड़ों पर, देखो ये भी पूछा गया है, तो इन आंकड़ों के हिसाब से दोनों में से इसका निकालोगे तो इसका आंसर निकलेगा 35 लाख लगभग, ठीक है, 35 लाख निकलेगा, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका यदि जेटा इंटरेक्शन में कुल व्ययों की, देखो पाई आरेख में दर्शाना है, तो देखो आप क्या है, कोण देखना है, आपको कोण में बदलना है, तो आपको पता है किसके में, विज्ञापन के लिए केंद्रीय कोण, तो विज्ञापन में यहाँ देख लो, पहले सबसे पहले विज्ञापन में 15 दिया है, परसेंटेज में 15 है विज्ञापन, अब इसको केंद्रीय कोण में बदलना है, ठीक है, इसको कोण में बदलना है। तो आप सब लोग जानते हो कि हर चीज़ जो होती है परसेंटेज में 100 होती है, ठीक है, 100% होती है, लेकिन यदि कोण में देखा जाए तो 360 होती है, ठीक है। तो हम पर 1% बराबर अगर निकालें तो कितना होगा 3.6, आपका 1% बराबर 3.6 कोण होगा, और उस कोण को हम 15% में इंटू करेंगे, तो इसका 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 54, आंसर आपका रेडी है, ठीक है। 3.6 को आप आराम से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जेटा इंटरेक्शन सर्विसेज में संशोधन विकास में वेतन व्यय में सभी मदों के कुल व्ययों का कितना प्रतिशत है, तो इनमें सबको जोड़कर उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसका आएगा लगभग कितना 25% आएगा, ठीक है। तो ये आपका 95 का वी हुआ। नेक्स्ट देखिए ये भी दिया गया है नीचे, जेड की गई वर्षों की व्यय लाख रुपए में सूची की, देखो ये कितना खर्च कर रहा है, कब किस साल में, ये आंकड़े आप देख लेना, DI से क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको देख के बाद इसके बाद आप आंसर लगाओगे, प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है, देखो बोनस यहाँ है, ये इनको सबको जोड़ लेना, उसमें क्या साल का आंकड़े दिए 5 का भाग देना, आपका आंसर निकल आएगा 96 का कितना निकलेगा, 96 का 17.04, यहाँ आपका आंसर आएगा। ध्यान रखना है यहाँ 0 लगेगी, तब वहाँ नहीं तो तुम गलती कर दो, ये भी आंसर है क्योंकि, ठीक है, पहले 0 आएगी, न भाग दोगे तो। नेक्स्ट है आपका 97, तो 97 में क्या पूछा है, 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है, ठीक है। तो कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है, तो आपको पता है जेड के सारे आंकड़े जोड़ लेना है, उनका जो आपका निकलेगा वो आपको आंसर करना है, जोड़ने के बाद कितना निकलेगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर रहेगा 885.4 लाख, ठीक है, सी आंसर होगा 97 का। दोस्तों हम आपको लगा के बताते, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है लिखने में समस्या है, बाकी हम इसको बोर्ड पे बता देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 98वां क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में कंपनी जेड का वेतन पर व्यय कितना है, मतलब ऐसा कुछ पूछा गया है कि वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किया, परसेंटेज में है, ठीक है। तो जो वेतन आ रहा है उसका ईंधन और उस पर जा रहा है, तो आप करना है इसको कि जो वेतन आया उसमें मतलब उसको निकालना रखना, अपॉन में जो उसका वेतन रहेगा 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका निकल के आएगा
41.8%। ठीक है, ये आपका ए आंसर आएगा। ठीक है, 98 का ए। 99 का है, कंपनी द्वारा वर्ष 2013 में दिया गया कर इस वर्ष के वेतन का कितने प्रतिशत है? तो आराम से परसेंटेज का ही है, आराम से निकालोगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 26.52%। ठीक है, तो ये आपका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वर्ष 2014 के बोनस में वर्ष 2013 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बोनस दोनों की देख लेना है, उनमें कितनी वृद्धि हो रही। तो जो वृद्धि है अपॉन में 13 में जो हुआ था बोनस मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कौन सा आएगा? तो ये आएगा 3.46। ठीक है, तो ये आंसर डी होगा 100 का। दोस्तों देखो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप इसको खुद सेल्फ लगाइए और इसके द्वारा आंसर मिलाइए, और अधिक से अधिक हो सके तो बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी ये महासंग्राम सीरीज एस राठौर सर की आप सब लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू। आप इसे मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।